अब बंद खातों में समायोजन, जिसमें खाते बंद करने के बाद में मालूम चलता है कि कुछ मदों को दिखाना भूल गए, तो उसको हम बोलते हैं बंद खातों में समायोजन। और ऐसा समायोजन हम दो तरीकों से करते हैं। तो हमारा 14वां जो इलस्ट्रेशन चल रहा था उसमें एक मेथड हमने कर लिया था। फर्स्ट मेथड के अनुसार हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में भी उन्हीं मदों को दिखाते हैं जिन मदों को हम दिखाना भूल गए। तो इसमें 14वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें 3 पार्टनर है RST 3 to 1 के अनुपात में, और इसमें 2 मदों को हम दिखाना भूल गए थे, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। तो हमने जो फर्स्ट मेथड किया था उसमें P&L एडजस्टमेंट में हमने उन्हीं मदों को दिखाया था, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, और उनको दिखाने से या समायोजन करने से लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, फिर हमने उसको बांटा था साझेदारों में। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इन मदों को दिखाने से पहले पूंजी का शेष कितना था, और इसके बाद में जिन मदों को नहीं दिखाया गया था उनको दिखाने के बाद में पूंजी का शेष कितना है, वो मदें दिखाई जाती है। अब है दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, पहले एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद में एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एनालिटिकल टेबल में हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो कॉलम है ये बनता है आपके पर्टिकुलर्स का। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जितने साझेदार होते हैं उनके कॉलम बढ़ जाते हैं, जैसे R का, S और T, और एक कॉलम बढ़ जाएगा फर्म का। ठीक है, अब इनके ये साझेदारों के कॉलम और एक फर्म का कॉलम। अब इनके भी 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो ये R का भी क्या है, इसमें 2 कॉलम बढ़ जाएंगे आपके, एक डेबिट और एक हो जाएगा क्रेडिट। ऐसे ही S का हो जाएगा, एक डेबिट हो जाएगा और एक क्रेडिट। इसी प्रकार से आपके टी में, और ये फर्म का जो कॉलम है इसमें भी इसी प्रकार से हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। ये साझेदारों के व्यक्तिगत कॉलम है और ये फर्म का कॉलम है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, उन्हीं मदों को दिखाएंगे जिनको पहले हमने नहीं दिखाया था। तो 14वां जो इलस्ट्रेशन चल रहा था उसमें 2 मदें हमने नहीं दिखाई थी, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। तो इसमें भी उन्हीं मदों को दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज है हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर लगता है, और प्रारंभिक पूंजी हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया था पहले। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, उसमें ड्राविंग्स को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, उस पर ब्याज निकाल देंगे। अच्छा, ब्याज हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था इसमें। तो इसमें R, S और T का जो पूंजी पर ब्याज है वो इसमें कितना आ रहा था, 10,000, 6,000 और 4,000। अच्छा, पूंजी पर ब्याज साझेदारों को प्राप्त होता है, तो इसलिए इनके कॉलम में कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। पूंजी पर ब्याज R का कितना था, 10,000, तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ऐसे ही S का 6,000 था, तो इसके 6,000 दिखा देंगे, और इसका 3,000 था, ये 3,000 दिखा देंगे। साझेदारों को प्राप्त होता है इसलिए इनके तो क्रेडिट साइड में दिखा दिया, लेकिन चूंकि फर्म के लिए खर्चा है, फर्म पेमेंट करती है, इसलिए फर्म के कॉलम में कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। तो इन तीनों का टोटल 10 से 16 और 3 19,000 है, ये इसके डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में है आहरण पर ब्याज। आहरण पर जो ब्याज है इसमें राशि पहले से कैलकुलेट की हुई थी। आहरण पर ब्याज साझेदार भुगतान करते हैं, इसलिए इनके कॉलम में तो कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। तो R का कितना था, 1,000, S का 600 और इसका था 400। साझेदारों के कॉलम में तो DR साइड में, लेकिन आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए फर्म के कॉलम में कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। तो CR साइड में इसका टोटल देखो आपके कितना आ रहा है, 2,000। ठीक है, ये आपके राशि हो गई। तो इसमें 10,000, 6,000, अच्छा एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, R का 10,000 था, S का 6,000 था और T का 4,000 आया था, तो इसको ये 4,000 रुपये कर लेना है, क्योंकि हमने जो पहले किया था 4,000 था, तो गलती से अपने 3,000 हो गया। तो अब इसका जैसे टोटल लगाएंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 20,000।
आहरण पर जो ब्याज है इसका 2000 है। अब ये दो मदें हम दिखाने से अब फर्म का टोटल लगाएंगे पहले। तो देखो इसमें किस साइड का टोटल ज्यादा है, डीआर साइड का। डीआर साइड का टोटल कितना आ रहा है 20000 और सीआर साइड का कितना आ रहा है 2000। इन दो मदों का समायोजन करने के कारण फर्म को लॉस हो रहा है, क्योंकि डेबिट साइड का ज्यादा भुगतान तो कर रही है फर्म ज्यादा और प्राप्ति हो रही है कम। तो कितनी राशि का डिफरेंस आ रहा है 18000 रुपए का। तो इसका मतलब है समायोजन करने के कारण फर्म को हानि कितने की हो रही है 18000 की। 20000 में से 2000 घटा दिए 18000। इस 18000 को हम किस नाम से दिखाएंगे, लॉस ऑन एडजस्टमेंट। इस नाम से दिखा देंगे लॉस ऑन एडजस्टमेंट, समायोजन करने के कारण हानि। अब टोटल आपके फर्म का ये बराबर हो गया, इसका टोटल कर दिया। ये 18000 की जो राशि है इन साझेदारों में बांट देंगे। चूंकि लॉस है तो इसलिए डेबिट साइड में बांटेंगे। किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। तो पहले आर का तो इसका कितना हो गया 9000। ऐसे ही दूसरे का कितना है 2/6 6000 और तीसरे का कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, ये आपके हो गया है। तो ये हमने इन मदों को दिखाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, साझेदारों का जो कॉलम इनका टोटल लगाएंगे। पहले आर का टोटल लगाओ। देखो डेबिट साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 10000 और क्रेडिट साइड का भी 10000 आ रहा है। तो इसका टोटल तो बराबर है। अब एस का देखो, एस का जो डेबिट साइड का टोटल है वो आ रहा है 6600, लेकिन क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है 6000। इसमें किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का। जिस पक्ष का टोटल ज्यादा होता है उसी का बैलेंस कहलाता है। तो 600 रुपए डेबिट साइड का ज्यादा है, तो 600 रुपए ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डीआर बैलेंस। तो क्या बोलेंगे, डीआर बैलेंस। ऐसे टी का देखो, टी का डीआर साइड का टोटल है ये आ रहा है 3400 रुपए और सीआर साइड का टोटल कितना आ रहा है 4000। इसमें किस साइड का ज्यादा है, सीआर साइड का ज्यादा है। कितना ज्यादा है 600 रुपए। सीआर साइड का ज्यादा है तो 600 रुपए ज्यादा है, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, सीआर बैलेंस। यानी कि इसमें एस का तो डेबिट शेष आ रहा है और टी का क्रेडिट शेष आ रहा है। अब इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, क्योंकि आर का तो कुछ है ही नहीं, दोनों का टोटल बराबर है। एस के खाते को डेबिट किया है तो हम एंट्री कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट डीआर कितनी राशि से 600 रुपए से, और टी के खाते को हमने क्रेडिट किया है तो टी के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे टू टीज कैपिटल अकाउंट। ये कहलाती है एडजस्टमेंट एंट्री। ये एंट्री हम क्या करते हैं, अगले वर्ष के प्रारंभ में हम एंट्री करते हैं। तो ये है आपके दूसरा तरीका जिसमें हम इस प्रकार से एनालिटिकल टेबल बना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो 14वां इलस्ट्रेशन है, हमने दोनों तरीकों से कर लिया है। तो आपको इस इलस्ट्रेशन को आपको फिर से सोल्व करना है। 14वां जो पहला तरीका है उसको आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो उसको फिर से करना है और इसके बाद में आपके दूसरा पेपर।